आज पूरे देश में महाशिवरात्रि पर्व आस्था और धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। देर शाम तक मंदिरों के बाहर भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखी गईं, लेकिन हम बात कर रहे हैं चुनावी महाशिवरात्रि की। चुनाव का मौसम है, यूपी में अब अंतिम 2 चरण रह गए हैं। ऐसे में लोगों की निगाहें सभी दलों के बड़े नेताओं की तरफ थीं और नेता भी आम लोगों की तरह महादेव के दरबार पहुंचे और भक्ति की शक्ति दिखाई। दूर कुछ और लोग भी अपने आराध्य को जल चढ़ा रहे थे। गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ ने किया रुद्राभिषेक। लखनऊ में प्रियंका गांधी पहुंची महादेव के द्वार। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चढ़ाया जल। विधानसभा चुनाव का दौर और ये महाशिवरात्रि तो शिव पूजा पर भी चुनाव का रंग चढ़ गया। छठे चरण के लिए अंतिम दिन चुनाव प्रचार के लिए निकलने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक किया। छठा चरण सीएम योगी के लिए बेहद अहम है। गोरखपुर की सभी सीटें इसी चरण में शामिल हैं, जहां पार्टी को जीत दिलाना योगी के लिए एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में महाशिवरात्रि पर भगवान शिव का आशीर्वाद भी जरूरी था। ये तो बात हो गई गोरखपुर की। अब रुख करते हैं लखनऊ का। चुनाव के मौसम में महाशिवरात्रि के दिन जल चढ़ाने के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी लखनऊ में महादेव के चौखट पर पहुंचे। आम औरतों की तरह लाइन में खड़ी हुई। कुछ महिलाओं के साथ सेल्फी खिंचवाई। फिर शुरू हुई भगवान शिव की भक्ति। उत्तर प्रदेश में 5 चरणों के चुनाव खत्म हो चुके हैं और कांग्रेस संगठन को पटरी पर लाने की पूरी जिम्मेदारी प्रियंका गांधी पर है। लखनऊ के सिहारी शिव मंदिर में पूजा करने के बाद प्रियंका सिद्धार्थ नगर के लिए रवाना हो गई। गोरखपुर और लखनऊ के बाद एक जगह और है जहां पर महाशिवरात्रि के दिन लोगों की भक्ति के साथ चुनावी रंग भी चढ़ा हुआ था, और वो जगह है काशी। महाशिवरात्रि पर देश के कोने कोने से श्रद्धालु वाराणसी के काशी विश्वनाथ पहुंचे और काशी कॉरिडोर की भव्यता देखकर हैरत में पड़ गए। पहले धक्के खाते हुए जल चढ़ाना पड़ता था, इस बार ललिता घाट से सीधे काशी विश्वनाथ मंदिर में, फिर जल चढ़ाकर बाहर। ये रंग ढंग देखकर हर किसी की जुबान पर योगी और मोदी का नाम था। बहुत अद्भुत लग रहा है। मंदिर भी बहुत बढ़िया बन गया है, काफ़ी जगह हो गई है, इसलिए भक्तों को बहुत आसानी हो रही है दर्शन करने के लिए। आज महाशिवरात्रि का पर्व है, हम सभी यहाँ आए हैं दर्शन करने के लिए। मोदी के लिए बहुत शुक्रिया, मैंने उनको भगवान की तरह माना है। आज मैंने देखा, हम हमेशा आते हैं यहाँ पर, अरे काशी विश्वनाथ, लेकिन 2 साल से नहीं आए जब से कोरोना काल लगा हुआ है। लेकिन मैंने देखा मोदी के जैसा दूसरा प्रधानमंत्री। मंदिर अच्छा बन गया, इसके लिए आप बहुत शुक्र है मैं उनके। देखिए ऐसे भी लोग हैं। ये बताइए, आप काशी से हैं या बाहर से आए? नहीं मैडम, प्रतापगढ़ से हैं। प्रतापगढ़ से आप भी आए हैं। जो मंदिर भव्य बना है, जिस तरह से अब लोग ललिता घाट से जल लेकर के मंदिर के अंदर आ सकते हैं, इस व्यवस्था से खुश हैं आप? बहुत खुश है मैडम, बहुत खुश है। यहीं से नहीं मैडम, हम तो केदारनाथ भी गए थे। इस सरकार ने धार्मिक और तीर्थ स्थलों के लिए इतना काम किया है मैडम कि अब आप जाके तभी देखेंगे, तभी समझ में आएगा। और हमने तो यही माना है कि 10 मार्च को योगी जी की सरकार फिर से आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाशिवरात्रि से पहले ही अपने आराध्य की पूजा कर ली थी। तो वहीं काशी कॉरिडोर का असर भी लोगों के दिलो दिमाग पर साफ महसूस किया जा रहा था। चुनाव का मौसम तो उत्तराखंड में भी है। मतदान हो चुके हैं तो क्या हुआ, नतीजे आने तक नेताओं के दिलों में धड़कनें तो तेज ही रहेंगी। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा में महादेव के दरबार में पहुंचे और जीत का आशीर्वाद मांगा। जीत का दावा है, लेकिन फैसला जनता के हाथ में है।
अब उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड, जनता का फैसला 10 मार्च को ही पता चलेगा। तब तक भक्ति की शक्ति ही कुछ राहत दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बड़े नेताओं की तरफ से सियासी दलों के प्रत्याशियों ने भी महाशिवरात्रि के मौके पर शिवलिंग का जलाभिषेक किया। बदले में क्या मांगा होगा, इसका अनुमान लगाने के लिए बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप इन 3 तस्वीरों को देख रहे हैं। प्रत्याशियों की 4 जगहों की ये तस्वीरें हैं, अलग अलग जगहों की तस्वीरें जो आपके सामने हैं। भगवान शिव की पूजा करते हुए तमाम प्रत्याशी नजर आ रहे हैं। चंदौली में सैयद राजा के बीजेपी प्रत्याशी सुशील सिंह हैं। भदोई से कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश मिश्रा और आजमगढ़ से आम आदमी प्रत्याशी कृपाशंकर पाठक, सभी ने महादेव के दरबार में हाजिरी लगाकर अपनी अपनी जीत के लिए आशीर्वाद मांगा। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के छठे चरण के चुनाव की। चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन था। प्रचार का शोर खत्म होते ही प्रत्याशी घरों में बैठ गए हैं और जनता मत का दान करने के लिए 3 मार्च का इंतजार कर रही है। छठा चरण सीएम योगी के लिए अहम है क्योंकि ये चुनाव उनके गढ़ गोरखपुर और आसपास के इलाकों में हो रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी और बीजेपी की साख भी दांव पर लगी हुई है क्योंकि पूर्वांचल के इस इलाके में कभी इनकी तूती बोलती थी। जिस पूर्वांचल को लखनऊ की सत्ता का चाबी माना जाता है, जिस पूर्वी उत्तर प्रदेश के खेत खलिहानों से विधानसभा के सिंहासन का रास्ता गुजरता है, उस इलाके के मतदान के लिए चुनाव प्रचार का दौर थम चुका है। अब 3 मार्च को मतदान की तैयारी है। छठे चरण के लिए 3 मार्च को 10 जिलों की 57 सीटों के लिए मतदान होगा, जिसके लिए कुल 676 प्रत्याशी मैदान में हैं। 57 में से सुरक्षित सीटें 11 हैं, जबकि 46 सीटें सामान्य श्रेणी की हैं। छठे चरण में 2 करोड़ 14 लाख से ज्यादा मतदाता अपने अधिकार का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें महिलाओं की संख्या करीब 1 करोड़ है। छठे चरण में गोरखपुर से लेकर सिद्धार्थनगर तक, बलिया से बलरामपुर तक चुनाव होने हैं। गोरखपुर से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री होने के नाते वैसे तो योगी के कंधों पर पूरे प्रदेश के सीटों की जिम्मेदारी है, लेकिन सही मायने में छठा चरण इनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि छठे चरण का चुनाव उस इलाके में है जहां की ज्यादातर सीटों पर गुरु गोरखनाथ मंदिर पीठ का प्रभाव बताया जाता है। और 2017 के नतीजे भी कुछ यही कहते हैं। छठे चरण की 57 सीटों पर 2017 में बीजेपी ने 46 पर जीत हासिल की थी। समाजवादी पार्टी को 2 सीटें मिली थी, बहुजन समाज पार्टी को 5, कांग्रेस, अपना दल और ओम प्रकाश राजभर की एसबीएसपी को 1-1 सीटें मिली थी। 2017 में बीजेपी की लहर थी। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जैसी कई छोटी पार्टियों का साथ था। लिहाजा योगी की असल परीक्षा इस चरण में होनी है, जो उनका सियासी गढ़ माना जाता है। एसपी और बीएसपी ने पूर्वांचल में बीजेपी के खिलाफ जबरदस्त घेराबंदी कर रखी है। ऐसे में विपक्ष की घेराबंदी तोड़ने की जिम्मेदारी भी योगी के कंधे पर ही है, क्योंकि 2012 के नतीजे बताते हैं कि पूर्वांचल कभी समाजवादी पार्टी का भी गढ़ रहा है। छठे चरण की 57 सीटों पर 2012 में एसपी को 32 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं मायावती की अगुवाई में बीएसपी ने 9 सीटों पर कब्जा किया था। 2012 में भारतीय जनता पार्टी को केवल 8 सीटों पर संतोष करना पड़ा था, तो वहीं कांग्रेस ने 5 सीटों पर जीत का परचम लहराया था। अन्य के खाते में 3 थी। 2007 के नतीजों पर गौर करेंगे तो बहुजन समाज पार्टी पूर्वांचल का सरताज बनी थी। मतलब ये है कि जो पार्टी पूर्वांचल में सबसे ज्यादा सीटें लाएगी, सिंहासन के सबसे करीब वही मानी जाएगी। बीजेपी के लिए चुनाव के छठे फेज का नतीजा योगी सरकार के कामकाज की कसौटी से भी तय होगा। 5 साल पहले जिन उम्मीदों के साथ पूर्वांचल की जनता ने बीजेपी को जीत का तोहफा दिया, उसके बाद जनता की कितनी उम्मीदें पूरी हुई हैं, मतदान करते वक्त लोगों के जहन में ये बात भी होगी।
57 में से 52 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार मैदान में हैं। बाकी 5 सीटों पर उसके सहयोगी अपना दल सोनेवाल और निषाद पार्टी के प्रत्याशी हैं, जो सुरक्षित सीटों के लिए अहम माने जाते हैं। छठे चरण में कुल 11 सुरक्षित सीटें हैं, जिनमें से 2017 में बीजेपी ने 10 सीटें जीती थीं और उस समय एनडीए का हिस्सा रही सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने 1 सीट पर कब्जा किया था। 2012 में 11 सुरक्षित सीटों में से समाजवादी पार्टी ने 9 सीटें हासिल की थी। बीएसपी और बीजेपी को केवल एक सीट मिली थी। ओबीसी के कुर्मी फैक्टर के लिए अहम माने जा रहे ओम प्रकाश राजभर इस बार समाजवादी पार्टी के साथ हैं, जो इस बार 7 सीटों पर किस्मत आजमा रहे हैं। छठे चरण में समाजवादी पार्टी की तरफ से 48 प्रत्याशी मैदान में हैं। अब 3 मार्च को जनता का फैसला ईवीएम में बंद हो जाएगा और 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे फिर पता चलेगा कि जनमत का फैसला किस करवट बैठा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। यूपी में अगले 2 चरणों के चुनाव को लेकर दागी प्रत्याशियों पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इसी वजह से चुनाव आयोग ने भी संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथ्स को लेकर कड़ी सतर्कता बरतने की बात कही है, आदेश दे रखे हैं। आंकड़ों को देखते हुए लगता है कि सत्ता पाने की दौड़ में सभी पार्टीज ने दागी प्रत्याशियों की खुलकर अनदेखी की है। यूपी की सियासी लड़ाई पूर्वांचल की दहलीज तक आ पहुंची है। अगले दोनों चरण में वाराणसी, गोरखपुर, जौनपुर, बलिया समेत पूर्वांचल की कई सीटों पर मतदान होना है। 3 मार्च को छठे चरण की वोटिंग से पहले सभी पार्टियों के दिग्गजों ने पूर्वांचल में इन दिनों पूरा जोर लगा रखा है। हम हर बूथ भी जीतेंगे। इस बार पूरे क्षेत्र में फुल स्कोर भी करेंगे। 2017 में बीजेपी ने पूर्वांचल में विपक्ष का सफाया कर दिया था और उसी जीत को दोहराने के इरादे से इस बार सीएम योगी खुद पूर्वांचल से चुनावी मैदान में उतरे हैं। उधर अखिलेश यादव भी इस बार पूर्वांचल के सियासी समीकरण साधने के लिए खासी मशक्कत कर रहे हैं। पूर्वांचल में बीजेपी का किला ढहाने के लिए एक तरफ उन्होंने दूसरे दलों के मजबूत नेताओं का साथ लिया, तो दूसरी तरफ जातीय आधार वाले दलों के साथ गठबंधन भी किया। और अब अखिलेश एक के बाद एक दनादन रैलियां करके पूर्वांचल की सियासी सड़क पर साइकिल दौड़ाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि छठे चरण में 3 मार्च को पूर्वांचल के 10 जिलों की 57 सीटों पर वोटिंग होनी है। छठे चरण में जिन 10 जिलों में चुनाव होना है उनमें गोरखपुर, अंबेडकर नगर, बलिया, बलरामपुर, बस्ती, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, संत कबीर नगर और सिद्धार्थ नगर शामिल हैं। लेकिन यहाँ आपको जानकर हैरानी होगी कि इन 10 जिलों की 57 में से 37 सीटों को अति संवेदनशील घोषित करते हुए रेड अलर्ट पर रखा गया है। दरअसल रेड अलर्ट उन चुनावी क्षेत्रों को घोषित किया जाता है जहां 3 या उससे ज्यादा उम्मीदवार आपराधिक रिकॉर्ड के साथ चुनावी मैदान में उतरते हैं। एक स्टडी के दौरान जब छठे चरण के उम्मीदवारों के नामांकन फॉर्म्स के साथ दिए गए हलफनामों की जांच पड़ताल की गई तो सामने आया कि छठे चरण में अपनी दावेदारी पेश करने के लिए उतरे कुल 676 उम्मीदवारों में से 182 यानी लगभग 27% के खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इनमें भी 151 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके खिलाफ पुलिस रिकॉर्ड में हत्या, रेप और जानलेवा हमला करने जैसे गंभीर अपराधों के मामले दर्ज हैं। स्टडी के मुताबिक छठे चरण में समाजवादी पार्टी के 48 में से 40 यानी 83% उम्मीदवार आपराधिक पृष्ठभूमि वाले हैं, जबकि 23 आरोपी उम्मीदवारों के साथ बीजेपी दूसरे नंबर पर है, तो वहीं कांग्रेस और बीएसपी के 22 उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जबकि आम आदमी पार्टी के 51 उम्मीदवारों में से 7 पर अपराधों के अलग अलग मामले दर्ज हैं। छठे चरण के चुनाव में सिर्फ दागी ही नहीं बल्कि कई बाहुबलियों का दलबल भी दांव पर लगा है। वैसे पूर्वांचल को हमेशा से ही बाहुबलियों का गढ़ कहा जाता रहा है। एक अरसे से पूर्वांचल की कई सीटों से बाहुबली खुद मैदान में उतरते रहे हैं। इस बार भी पूर्वांचल की कई सीटों पर बाहुबलियों की साख दांव पर लगी है। कई सीटों पर वे खुद तो कई पर विरासत संभालने वाले उनके बेटे चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। इस लिस्ट में पहला नाम मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी का,
जो समाजवादी पार्टी के टिकट पर मऊ सदर सीट से लड़ रहे हैं। 2017 में खुद मुख्तार अंसारी इस सीट से सिर्फ 8000 वोट से जीते थे। तो वहीं पहले विधायक और सांसद रह चुके धनंजय सिंह जौनपुर के मल्हनी से जेडीयू के टिकट पर चुनावी ताल ठोक रहे हैं। बीजेपी ने 2014 के चुनाव में धनंजय को हराने वाले केपी सिंह को मैदान में उतारा है। इसी क्रम में विजय मिश्रा भदोही के ज्ञानपुर से प्रगतिशील पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। उधर चंदौली की सैयद अराजा सीट से बीजेपी ने लगातार 4 बार से विधायक सुशील सिंह को दोबारा चुनावी रण में उतारा है, जबकि 8 बार के विधायक दुर्गा प्रसाद यादव अब 9वीं बार आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ने जा रहे हैं। उधर बलिया की बैरिया सीट पूर्व मंत्री शारदानंद अंचल के बेटे जयप्रकाश अंचल चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो वहीं ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर शिवपुर से चुनावी मैदान में उतरे हैं। ये पहला मौका नहीं है जब बाहुबली खुद या उनके परिवार के सदस्य या फिर आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन ये आपके लिए पहला मौका जरूर बन सकता है। एक ऐसा मौका जहां सिर्फ एक बटन दबाकर आप देश भर की तमाम सियासी पार्टियों तक ये संदेश पहुंचा सकते हैं कि यदि उन्होंने आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों को अपने साथ लेना नहीं छोड़ा तो आप उनका साथ छोड़ देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे। उत्तर प्रदेश के चुनाव में कौन से मुद्दे गूंज रहे हैं? बेशक महंगाई, बेरोजगारी, राष्ट्रवाद और आतंकवाद, इन सबके साथ एक और मुद्दा है परिवारवाद, जिसे बीजेपी लगातार हवा दे रही है। निशाने पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस है, लेकिन अखिलेश ने भी परिवारवाद के खेल को इससे बाहर निकलने की कवायद शुरू कर दी है और प्रियंका गांधी भी इस मुद्दे पर लगातार प्रधानमंत्री मोदी को जवाब दे रही हैं। महंगाई, बेरोजगारी और यहाँ तक कि आतंकवाद, उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुद्दों की कमी नहीं है, लेकिन सभी मुद्दों के ऊपर एक मुद्दा भारी पड़ रहा है, जिसका नाम है परिवारवाद। इस बात में कोई शक नहीं कि परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है। निशाने पर 2 दल हैं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में बीजेपी के परिवारवाद की परिभाषा में समाजवादी पार्टी भी फिट बैठती है। पश्चिम से पूरब तक गौर परिवारवादियों को यूपी की जनता ने नकार दिया है। दोस्तों, यूपी के लोगों ने बता दिया है कि यूपी की गाड़ी अब जात पात की गलियों में अटकने वाली नहीं है। उसने विकास के हाईवे पर रफ्तार भर ली है। समाजवादी पार्टी पर शुरू से ही परिवारवाद का बढ़ावा देने का आरोप बीजेपी लगाती रही है और 2012 के चुनाव की बात करें तो कुछ हद तक इसकी झलक भी मिल जाती है। किसी भी मंच पर अखिलेश अकेले नहीं होते थे, चाचाओं और चचेरे भाइयों से घिरे रहते थे। पिता चाचा शिवपाल और आजम खान की वजह से यूपी के 3.5 मुख्यमंत्री जैसे जुमले भी उछाले गए। बीजेपी ने इसी रफ्तार को बनाए रखने की पूरी कोशिश की है, लेकिन इस मामले में अब 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव के तेवर बदले हुए हैं। पिछली गलतियों से सबक लेकर अब परिवारवाद का ठप्पा हटाने की पुरजोर कोशिश की है। अब अखिलेश यादव मंच पर अकेले ही नजर आते हैं। यहाँ तक कि चाचा रामगोपाल यादव ने भी सार्वजनिक मंचों से दूरी बना ली है। परिवार के किसी सदस्य को विधानसभा का टिकट नहीं दिया गया। यहाँ तक कि टिकट नहीं मिलने से अखिलेश के भाई प्रतीक की पत्नी अपर्णा बीजेपी में चली गई। शिवपाल की पार्टी का विलय कराने के बजाय गठबंधन कराया ताकि शिवपाल यादव के जसवंत नगर से चुनाव लड़ने को पार्टी से जोड़कर नहीं देखा जाए।
अखिलेश यादव ने परिवारवाद के मुद्दे से छुटकारा पाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है, लिहाजा बीजेपी को जवाब देने से पीछे भी नहीं हट रहे। भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगाती है परिवारवाद का, कम से कम हमारे परिवारवाद को तो खत्म कर रहे हैं वो लोग। इसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं मैं। कल से हमें आरोप लगा रहे थे। जब परिवारवाद की हवा चलती है तो लपेटे में भारतीय जनता पार्टी भी आती है, जिसका सबसे ताजा उदाहरण वाराणसी कैंट की सीट है, जहां पिछली 7 बार से एक ही परिवार का सदस्य चुनाव लड़ता आ रहा है। वाराणसी कैंट के मौजूदा विधायक सौरभ श्रीवास्तव उसी परिवार की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। मेरे पिताजी ने कार्यकर्ताओं के साथ हमेशा परिवार की तरह व्यवहार किया। ये जो आपको चारों तरफ कार्यकर्ताओं का समुद्र दिख रहा है, ये हमारा परिवार है। और जिस सीट पे आप परिवार के कब्जे की बात कर रहे हैं, वो इस परिवार का कब्जा है। ये जीत कार्यकर्ताओं की जीत है, ये लड़ाई कार्यकर्ताओं की लड़ाई है। और ये जो कब्जा आप बता रहे हैं, ये उन 3 का नहीं, ये 30,000 का कब्जा है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो 91 से इस चुनाव को जीत रहे हैं और आगे भी जीतते रहेंगे। बीजेपी में भी नेता पुत्रों की लंबी चौड़ी फौज है। कई विधायकों के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। यही वजह है कि परिवारवाद से जुड़े आरोपों पर कांग्रेस बीजेपी को जमकर घेरती है। प्रियंका गांधी इस मामले में अखिलेश से ज्यादा मुखर है और पीएम मोदी को जवाब देने से थोड़ी भी नहीं चूकती। कि अगर परिवारवाद से परहेज है तो आपने सारे नेता पुत्र अपनी पार्टी में क्यों लिए? कांग्रेस के जितने भी नेता पुत्र सब अपने पार्टी में हैं, भाजपा में चले गए, तो लिया क्यों? अगर आप परिवारवाद से परहेज करें, आप तो एक परिवार से परहेज करते हैं, स्पष्ट है, मेरे परिवार से, क्योंकि हम झुकते नहीं हैं आपके सामने। हम पे कुछ भी एजेंसियां लगा दे, कुछ भी करें, हम झुकेंगे नहीं। चुनाव में मुद्दों की कमी नहीं रहती, लेकिन जो मुद्दे निजी तौर पर हमले करते हैं, वो नेताओं को ज्यादा रास आते हैं। परिवारवाद की आड़ में घर के लोगों को कटघरे में खड़ा करने का मौका मिल जाता है, लिहाजा हर मुद्दे पर, हर वादे पर परिवारवाद भारी पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कोरोना काल में सरकार ने मुफ्त राशन देने की व्यवस्था 80 करोड़ लोगों को की थी, जिसे बाद में बढ़ाकर मार्च तक के लिए कर दिया गया। इस बीच 5 राज्यों के चुनाव का ऐलान हो गया। प्रचार में इस योजना को लेकर खूब बयानबाजी हुई। बीजेपी ने जहां इसे जनता की बड़ी मदद के तौर पर पेश किया, वहीं विपक्ष ने इसे चुनावी लॉलीपॉप बताने की कोशिश की। लेकिन जिन्हें मिल रहा है, उनकी किसने सुनी, ये बड़ा सवाल है। तो आज हम आपको सुनवाते हैं उसी जनता की आवाज। ये घर, ये राशन कार्ड दिखाते लोग उत्तर प्रदेश के हैं, जिन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है, जिसमें मुफ्त राशन योजना, आवास और शौचालय की सुविधा मिली है, जिसका प्रचार बीजेपी भी जबरदस्त अंदाज में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में कर रही है और योजना के लाभार्थियों को दिखाकर वोट मांग रही है। वैसे तो ये भी सच है कि सरकारी योजनाओं का चुनावी कनेक्शन होता है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी सरकार, जिसमें कि केंद्र और राज्य की दोनों सरकारें शामिल हैं, उन्होंने इसे भुनाने की कोशिश की है। यूपी के चुनावों में उसने राजनीति के जानकारों को चौंकाया नहीं है, बल्कि इन योजनाओं को टर्निंग पॉइंट मानने के लिए मजबूर किया है। हालांकि होगा क्या, ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। तो जिन योजनाओं का जिक्र लगातार बीजेपी नेताओं के भाषण में, प्रचार सामग्री और डिजिटल संदेशों में किया जा रहा है, उस योजना की हकीकत क्या है, खासकर उन इलाकों में जहां अभी चुनाव होने हैं। इसे परखने निकली गुड न्यूज टुडे की टीम, जिसने अलग अलग जिलों में योजना से लाभ लेने वाले लोगों से बात की। सबसे पहले आपको गाजीपुर की तस्वीर दिखाते हैं और यहाँ के लोगों की राय बताते हैं। यहाँ के लोगों से बात करते हुए ये तो समझ में आता है कि सरकारी योजना तो ठीक है, पर इसका लाभ वास्तविक लोगों को मिले तो ज्यादा अच्छा है। लोगों का मानना है कि गरीबों और कोरोना काल में जिस तरह से लोगों को
आर्थिक संकट और बेरोजगारी का सामना करना पड़ा है, उसमें ये बड़ी मदद मिली है। ये गेहूं चावल मिलता है और हम कंफर्म हाँ नमक मिलता है, क्योंकि हमको सब चना भी मिल रहा है। समाज में इसमें जो गरीब वर्ग है जिनके लिए तो खाने कमाने के लिए कोरोना काल में बहुत सी दिक्कतें हुई हैं, उनको तो ये मिल रहा है तो बहुत सहारा है उनके लिए। कुछ उनके लिए अगर कम भी कमा रहे हैं या बेरोजगार हैं तो उनके लिए बहुत ही लाभदायक है। इस योजना के बाद सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि जो वो जाँच करा ले, जो गरीब हैं जिसके पास कुछ आमदनी के जरिया नहीं है, उसके लिए तो एकदम कंपलसरी कर दे, अनिवार्य रूप से उसको हर महीना देते रहें। सरकार ने इस योजना को मार्च तक बढ़ा दिया था, जिसे लेकर विपक्ष तंज कसने लगा कि इलेक्शन बाद योजना बंद हो जाएगी। यह खबर लोगों को भी है। गाजीपुर में तो कई लोग ऐसे भी मिले जो योजना पर बात करते हुए मानते हैं कि इस योजना को आगे भी जारी रखना चाहिए। सुविधा तो वही 1 महीने में 2 बार राशन मिलता है। क्या मिल रहा है? और वही गेहूँ चावल और रिफाइन चना नमक 1 बार मिलता है और 2 बार तो गेहूँ चावल मिलता है। तो परिवार के लिए पूरा हो जाता है? हाँ, होता तो नहीं है, थोड़ा मोड़ा हम लोग को तो खरीदना ही पड़ेगा, इतना में तो होगा नहीं। हम लोग करते हैं कैसे कैसे करके अपना खरीद लेते हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि सर ऐसी ये सुविधा देते रहें और हम लोग कि कुछ हम लोग मतलब आगे बढ़ें, और ऐसा ही हम लोग तो बहुत खुश हैं कि मतलब ऐसी सुविधा देते रहें। सिर्फ गाजीपुर ही नहीं बल्कि भदोही में योजना के लाभ लेने हैं, लेकिन यहाँ के लोगों की राय गाजीपुर से अलग है। उन्हें सरकारी योजना का लाभ भले ही मिल रहा है, पर इसमें खामियों से वो संतुष्ट नहीं है। उन्हें लगता है कि सिर्फ योजना के नाम पर ढिंढोरा ज्यादा पीटा जा रहा है। यहाँ की दूसरी महिलाओं का मानना है कि सरकारी योजना से भले ही उन्हें फायदा मिल रहा हो, लेकिन असल मुद्दा रोजगार है, क्योंकि रोजगार रहने से सरकारी योजना पर उनकी निर्भरता कम हो सकती है। राशन कार्ड बना है, राशन मिलता है, चना मिलता है, नमक तेल 35 किलो गल्ला मिलता है। बढ़िया है, सब अच्छा सुविधा दे रही है हमें कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज़ मिल जाता है टाइम पे। तो सरकार से संतुष्ट है? हाँ, एकदम संतुष्ट है, कोई हमें नहीं है। वहीं मिर्जापुर में लोगों का स्पष्ट मानना है कि सरकार की योजनाएं पहुंच तो रही है, लेकिन इस मुद्दे पर वोट करने को लेकर फैसला करना बाकी है। हालांकि कुछ लोग तो खुलेआम कह रहे हैं कि भले ही इसे चुनावी मुद्दा बनाया गया हो, लेकिन इसका असर कुछ खास नहीं होने वाला है। 5 किलो राशन मिल रहा है, इससे कोई असर नहीं है। महंगाई ज़्यादा हो गया है, डीजल पेट्रोल जो आदमी चल रहा है उससे भी महंगा हो गया है। किससे खाएंगे, कैसे जिएंगे? 5 किलो आटा से थोड़ी नहीं जिएंगे, चावल से। हाँ, हम लोग के असर है भाई, हम लोग तो वहीं पर रहेंगे जनरेटर। क्यों रहेंगे? काहे रहेंगे भाई? का करी तो जनरेटर सरकार भी कह रहा है तो वहीं पर चलेंगे। हाँ, जो हम लोग का पेट भर रहा है 5 किलो देकर, उसी का हमने साथ देंगे। तो काहे देही, मतलब सिर्फ राशन पे देही वोट? अरे साहब, जब जे ही हम लोग का पालन करी ते ही के भाई ओकर नमक खा तो ओकर पालन जरूर करब। जे के कहीं है ओके हमने फिर सरकार बनावा जाई। एक दिलचस्प बात यह है कि आजमगढ़, जहां से अखिलेश यादव सांसद हैं और फिलहाल करहल से चुनाव लड़ रहे हैं, इस इलाके में योजनाओं के लाभार्थियों का साफ मानना है कि सरकार ने जो इन योजनाओं को जनता तक लाने की कोशिश की है, उसने उन्हें बड़ा सहारा दिया है। सरकार से हमको सब लाभ मिला है, जैसे आवास मिला है, गैस सिलेंडर मिला है, राशन फ्री का 2 बार मिलता है, और सरकार से क्या चाहिए, सब कुछ तो मिल ही रहा है। अच्छा, इसके पहले भी सरकार थी और इस सरकार में क्या अंतर है? पहले सरकार में हम राशन कार्ड के लिए और आवास के लिए बहुत दौड़े, नहीं बना। इस सरकार में 1 बार 2 बार गए, बस तुरंत हमारा काम हो गया। हमारी नज़र से भाजपा सरकार सब बढ़िया काम कर रही है। सरकार द्वारा साहब हमको हर सुविधाएं जो मिल रही हैं, राशन कार्ड भी हमारा बना है, उस पर भी BPL बना है, उस पर हर जो राशन मिलता है फ्री में, महीने में 2 बार मिलता है, और गैस सिलेंडर भी फ्री मिला है जो है, और जो कि आवास भी हमें मिला है। हाँ, मोदी सरकार में हमको बहुत सुविधाएं मिली हैं, इसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। कुल मिलाकर जिस तरह से सरकारी योजनाओं के प्रचार के नाम पर वोट बटोरने की कोशिश की जा रही है, उसकी पड़ताल से ये समझ आता है कि कोई एक भी पहलू पूरा नहीं है। लिहाजा सरकार और विपक्ष में मची खींचतान जनता की राय को बदलने में कितने कारगर हैं, ये नतीजा ही तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बतानी है आपको सिद्धार्थ नगर की जनता की दिल की आवाज क्या कहती है इन चुनावों को लेकर, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद।
वोट फॉर गुड देख रहे हैं आप। अब बात कर लेते हैं सिद्धार्थ नगर की जनता की, क्योंकि जनता बेहद अहम हो जाती है। नेता अपनी बात कहते हैं, अपने अपने तरह से प्रचार करते हैं, उनकी वोट मांगते हैं, लेकिन जनता की परेशानियां क्या हैं, किन बातों पर वो अपने विधायक से निवारण चाहते हैं, आइए सिद्धार्थ नगर की जनता को सुन लेते हैं। नगर के दूसरे छोर पर भारत की सीमा खत्म हो जाती है, लेकिन यही सिद्धार्थ नगर एक ऐसी कहानी के आरंभ का गवाह है जिसने मानव सभ्यता को धर्म की एक नई परिभाषा सिखाई। छठी शताब्दी की वो कहानी जो एक राजकुमार के सिद्धार्थ से भगवान बुद्ध बन जाने के युगांतकारी परिवर्तन को खुद में समेटे है। लुम्बिनी में जन्म के बाद राजकुमार सिद्धार्थ ने इसी भूमि पर अपने जीवन के 29 साल बिताए थे। कभी बुद्ध की कर्मस्थली रही इस जमीन पर आज भी उनके हस्ताक्षर मौजूद हैं, काला नमक चावल के रूप में। बताया जाता है कि छठी शताब्दी में भगवान बुद्ध ने सिद्धार्थ नगर के किसानों की फरियाद पर उन्हें प्रसाद के रूप में काला नमक चावल के बीज दिए थे। करीब 3000 वर्ष पहले भगवान बुद्ध यहाँ बगल का गांव है बजहा, बजहा से गुजर रहे थे। तो पहले बजहा गांव तो नहीं था, बजहा जंगल था। वहाँ के कुछ किसानों ने कहा भगवान हमको प्रसाद दे दीजिए, कुछ आशीर्वाद दीजिए। तो भगवान बुद्ध, ऐसा कहा जाता है कि भगवान बुद्ध ने अपनी झोली में से एक मुट्ठा धान निकाला और उस धान को किसान को दिया। कहा कि इसकी खेती करिए ऐसी जगह जहाँ थोड़ा पानी ज़्यादा लगता है, तो वो जिसकी जो सुगंध होगी उस चावल की, वो हमारा आशीर्वाद है, वही हमारी याद आप लोगों को दिलाएगी। उसके बाद बुद्ध के उपदेशों की तरह ही दुनिया में काला नमक चावल के स्वाद और सुगंध का प्रसार भी होता चला गया। खास तौर पर अंग्रेजी हुकूमत के दौर में काला नमक चावल की खेती को बेहद बढ़ावा मिला। किसी दौर में सिद्धार्थ नगर में लगभग 50,000 हेक्टेयर जमीन पर काला नमक चावल की खेती होती थी। गौतम बुद्ध ने अपने जाते समय ये प्रसाद के रूप में दिया था। बजहा ताल के पास कोई गांव है, वहाँ के एक किसान को दिया था। जब उसने वो किसान ने लगाया, उसके बाद उसका सेंट और उसकी मिठास और हेन तेन जब जाना तो पूरे लोग में यहाँ फैलाना शुरू किया, विस्तृत कर दिए। इसके बाद जब विस्तृत कर दिए, पूरे जो समय अंग्रेज जब आया तो उसके ही थाली में ये काला नमक चावल गया। जब काला नमक वो खाया तो उसको लगा कि हम क्या खा लिए हैं। उसके हिसाब से जब उसका ज्यादा प्रचार होने लगा। लेकिन वक्त के साथ जैसे जैसे चावल की नई किस्म आती गई, ज्यादा मुनाफे की आस में किसान काला नमक को छोड़ धान की दूसरी प्रजातियों की खेती करने लगे। आज सिद्धार्थ नगर में लगभग 2000 हेक्टेयर जमीन पर ही काला नमक की खेती होती है। काला नमक चावल उगाने वाले किसान आज कई चुनौतियों का सम्मान कर रहे हैं। ऐसे में चुनावी मौसम में उन्हें सरकार से मदद की आस है। अब हमारे लिए पहला काम तो मतलब मार्केटिंग की व्यवस्था चाहिए। इस पे अगर सरकार कुछ किसानों की मतलब देखभाल करे तो यहाँ के किसान हो सकता है कि पूरे और धान है उसको हटा के काला नमक का ही खेती करें। हम यही चाहते हैं कि इसको बिकने के लिए कोई व्यवस्था बनाया जाए ताकि ये मार्केट में आसानी से बिक जाए और पैसा हम लोगों को आसानी से मिल जाए, यही हम लोग चाहते हैं। ये काला नमक जो है हम लोग इसी पर आधारित है, हम लोगों का व्यवसाय यही है। तो थोड़ा सा इसका बढ़ोतरी होगा तो हम लोग और आगे बढ़ेंगे। योगी सरकार ने काला नमक चावल को एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल किया है। इस योजना के तहत काला नमक चावल की उपज बढ़ाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। सिद्धार्थ नगर की 5 विधानसभा सीटों पर छठे चरण में चुनाव होना है। चुनाव से पहले सिद्धार्थ नगर के किसान और व्यापारी फिलहाल गौतम बुद्ध की दुहाई देकर यही उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाली सरकार उनकी आजीविका को आधार देने के लिए मजबूत कदम उठाएगी।
सिद्धार्थ नगर से वरुण सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो गोरखपुर के पास सिद्धार्थनगर में 3 मार्च को मतदान है। काला नमक चावल उगाने वाले किसानों की चुनौतियों के साथ आम लोगों के कई मुद्दे हैं। चुनाव से पहले सिद्धार्थनगर के लोगों की आपने राय सुनी, उनके मुद्दे क्या हैं वो समझ लेते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। हमारे संवाददाता ने ये टटोलने की कोशिश की है। चुनावों में जहां जाइए वहां आपको चुनावी चौपाल नजर आएगी और कहते भी हैं कि अगर आपको चुनावों की असलियत समझनी है, हालात समझना है, माहौल क्या चल रहा है ये समझना है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जाइए, आपको हालात समझ में आ जाएंगे। तो हम लोग फिलहाल सिद्धार्थनगर में हैं और सिद्धार्थनगर में मैं यहाँ से गुजर रहा था तो कुछ लोग मुझे यहाँ पर मिले, चुनावी चर्चा कर रहे थे, आखिर क्या मुद्दे हैं, क्या बातचीत है। तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर इनसे बातचीत कर ली जाए। रीजापुर गौरा है। बोलो क्या चल रहा है? ठीक चल रहा है। अच्छा, मैं देख रहा था कि आप लोग बैठे हुए थे, इलेक्शन भी चल रहे, मुद्दों पर चर्चा की जा रही थी। कई जगह मीटिंग है। अच्छा। हाँ, तो अब जय जनी तय मेयर हैं तो अब जाग पड़ी ना। इलेक्शन ठीक चल रहा है। अच्छा, मुझे जरा ये बताओ बाबा कि यहाँ के मुद्दे क्या हैं, यहाँ परेशानी क्या है? मैं देख रहा हूँ रोड भी टूटी नजर आ रही है, और क्या क्या दिक्कतें यहाँ? नहीं, रोड तो बने लगा होते तो गिर पड़ती हो। अच्छा। ना बाबू रोड ठीक है, बन रहा है बढ़िया से, काम काज हो रहा है, चाहे जो सरकार है। लेकिन एक बात है कि शिक्षा एकदम ध्वस्त हो रहा है। हाँ, चाहे जो सरकार हो, शिक्षा पहले इनको उठाया जाए, नहीं तो विदेश वाले आक्रमण कर लिए, बच्चे सब परेशान हैं। देखिए सब काम हो रहा है, ऐसी बात नहीं है, सब ठीक चल रहा है। लेकिन चाहे जो शासन हो, शिक्षा को आप लोग कह के आगे बढ़ाइए। हाँ, एजुकेशन पे ध्यान होगा। हाँ, एजुकेशन पे क्या यहाँ के हालात हैं? अभी मैं कहूँ यहाँ के मुद्दे क्या क्या हैं जिसके तहत आप सोच रहे हैं कि इस बार वोट डाला जाएगा? परिस्थिति क्या नजर आ रही है? अब स्थिति तो यही नज़र आ रही, देखिए यहाँ सब तार सड़ गए हैं, बिजली नहीं सही से आती है, यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, सब यही 10-20 फुट का हैंडपैप का पानी, सब गंदा पानी पी रहे हैं। यहाँ कोई एक जल निगम का टंकी भी नहीं लगा हुआ है कि लग जाए, कम से कम स्वच्छ पानी तो पब्लिक पिए। कितने लोग लौट के आए कोरोना में? अरे बहुत लोग आए, वापस कोई नहीं गया? अभी तो नहीं गए हैं लोग, मैंने 2-4 गए हैं, ये बात नहीं है, सब नहीं जा पाए अभी, नौकरी नहीं मिल पाई उनको। बाबा जी क्या चल रहा है इस समय? इस समय चुनाव का माहौल चल रहा है। माहौल में क्या हिसाब किताब लग रहा है? कौन आता? नेताजी आ रहे हैं? आज घर वर पे आके बोला कि भाई हमको वोट दिए। कितने नेताजी आए इस बार? लगभग सभी प्रत्याशी आ चुके हैं और सब जो है ये चुनावी वादा जो होता है सब करके गए हैं। यहाँ स्थानीय मुद्दा यह है कि लोगों को रोजगार नहीं है, गांव में खेती भी इस साल गेहूं की बर्बाद हो गई है बारिश से, और यही है कोई स्थानीय। तो जब आते हैं नेताजी तो उनसे आप बोलते हो कि भैया हमारा ध्यान रखिए, ऐसे कैसे काम चलेगा? बोलते हैं ठीक है, चुनाव में अभी तो व्यस्त हैं, बाद में देखा जाएगा, हो जाएगा। देखिए, सच है कि चुनाव लड़ने का हक सभी को होता है, लेकिन जीत या हार या फिर चर्चा उन्हीं की होती है जो चेहरे जाने पहचाने हैं। लेकिन फिर कई ऐसे लोग हैं जो अलग कुछ करने की चाहत से चुनाव लड़ने उतर आते हैं और फिर सुर्खियों में आ जाते हैं। जौनपुर में ऐसे ही एक प्रत्याशी हैं आशीष श्रीवास्तव, जो इन दिनों प्रचार करते देखे जा रहे हैं। प्रचार भी किसी और का नहीं, खुद का ही कर रहे हैं। जौनपुर पूर्वांचल का वो इलाका जिसकी पहचान बाहुबलियों के मैदान की रही है। और बाहुबली के तौर पर यहाँ के सियासी मैदान में एक से एक खिलाड़ी भी रहे हैं। हालांकि अब एक वास्तविक खिलाड़ी इस सियासी मैदान पर उतर चुका है, जिसे लगता है कि खेल कोई भी हो, लेकिन उससे बड़ी होती है भावना और खेल की असली समझ। हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है आशीष श्रीवास्तव। आशीष की पहचान शहर में ही नहीं बल्कि देश में भी है। आशीष वैसे तो दिव्यांग हैं, लेकिन अपनी इस खामी को ताकत बनाकर वो क्रिकेट खेलते रहे और देश की अगुवाई भी कर चुके हैं। सबसे पहले आशीष का क्रिकेट रिकॉर्ड बताते हैं।
फिर इनके सियासी सफर को असल में फास्ट बॉलर के तौर पर पहचान बनाई। 2004-11 तक वो यूपी स्टेट टीम का हिस्सा रहे। 2011 में आशीष का सिलेक्शन नेशनल टीम में हो गया। 2015 से 18 तक वो भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम के कप्तान रहे। फिलहाल दिव्यांग टीम के मुख्य चयनकर्ता हैं। हालांकि आशीष अपने खेल के दौरान एक बार गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे, जिसमें उनकी पसलियां टूट गई हैं। कलकत्ता में एक टूर्नामेंट था इंडिया बांग्लादेश का, तो उसमें शाम को, जो उस समय मैं कप्तान ही था, उस समय शाम को मैं सीमेंटेड पिच पे प्रैक्टिस कर रहा था। तो पुल शॉट की प्रैक्टिस करते समय में राइट चेस्ट खुल गया मेरा और बॉल आके लगी। 3 पसलियां उस समय तुरंत एडवांस टूट गई थी और कुछ दिन मैं अस्पताल में वहां कलकत्ता में ही भर्ती रहा। उसके बाद शारीरिक क्षमताओं में और थोड़ी सी कमी आई और अच्छे युवा खिलाड़ी मेरे टीम में पहले से थे, तो मैंने जो है अपना पद त्याग के उस समय से ही भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम का मुख्य चयनकर्ता की भूमिका निर्वहन कर रहा हूं। अब बात सियासी मैदान पर आशीष के बॉलिंग की। आशीष मुद्दों की नस को टटोल चुके हैं। उन्हें सियासत की वादा खिलाफी से शिकायत है। उन्हें लगता है कि जो वादे किए जाते हैं वो पूरे नहीं होते। ऐसे में वो अपनी नई रणनीति के साथ लोगों में नया भरोसा जगाना चाहते हैं, उनकी समस्याओं को दूर करके। खास तौर से चाहता हूं कि मैं हर युवा की आवाज बनूं, हर जौनपुर के हर व्यक्ति की आवाज बनूं, जो लोगों को भ्रमित करके जो है जिस प्रकार से केवल जाति पाति और वोट में, धर्म में बांट के केवल वोट ले लिया जा रहा है और करने को कुछ नहीं। कहीं सड़क पे गड्ढे खुले पड़े हुए हैं, कहीं जो है अंडर एस्टिमेटेड जो है सीवर लाइन डाली जा रही है, तो कहीं कुछ किया जा रहा है। इन सब चीजों को इतर जो है एक विकास और एक खेल को लेके जो जुड़ी चीजें हैं उनको लेके मैं सामने आना चाहता हूँ। आशीष प्रचार करने खुद निकलते हैं तो उनके साथ कोई बड़ा लाव लश्कर नहीं होता, चंद करीबी लोग होते हैं। खुद ही पर्चे बांटकर लोगों तक अपना संदेश पहुंचा रहे हैं। ऐसे में जीत का रास्ता कैसे मुमकिन होगा, इस सवाल का जवाब वो बड़े हौसले के साथ देते हैं। एक खिलाड़ी जो होता है वो मानसिक रूप से इतना मजबूत हो जाता है कि उसको अंतिम दम तक जो है वो लड़ता है। उसके अंदर कभी हार और जीत की चिंता नहीं रहती। वो अंतिम समय तक सोचता है कि मैं जीत जाऊंगा और मैं जीतूंगा, और उसी लिए लड़ता है। एक खिलाड़ी न कभी हार सकता है, न मानसिक रूप से कभी कमजोर हो सकता है। खेल हमको ये 2 चीजें हमेशा देती है, शारीरिक मजबूती और मानसिक मजबूती। जो खिलाड़ी है उसके पास ये 2 धन है जो कोई छीन नहीं सकता है। आशीष खिलाड़ी रहे हैं, लिहाजा जूझना फितरत में शामिल है। मगर इस फितरत से वो अपनी किस्मत कितनी बदल पाएंगे, ये फैसला अब जौनपुर की जनता को करना है। जौनपुर से अनंत भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको मनोज तिवारी से मिलवाते हैं। ये बीजेपी वाले नहीं, जौनपुर वाले मनोज तिवारी हैं, जिनकी शक्ल और आवाज हूबहू बीजेपी वाले मनोज तिवारी से मेल खाती है। चुनाव का मौसम है, फिजाओं में होली की मस्ती भी घुलनी शुरू हो गई है। ऐसे में जौनपुर के मनोज तिवारी एकदम हाई डिमांड में चल रहे हैं। बाबा जी के रोड पे साइकिल भागे हवा हवाई, बाबा जी के रोड पे साइकिल भागे हवा हवाई, हमके लागे आगे जाके हाथी से टकराई, तब बोला सारा रा 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 जोगीरा, सारा रा रा रा, सारा रा 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 जोगीरा, सारा रा रा रा। कि अन्ना जी के चुनाव की कहानी है, सुरों की जुबानी है। अन्ना जी के चतुर लोमड़ी यूपी में ना, यूपी की सियासत पर सुरीले अंदाज में तंज करने वाले इन महाशय का नाम रविंद्र सिंह ज्योति है, लेकिन दुनिया इन्हें जौनपुर का मनोज तिवारी बुलाती है। सारा रा 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 जोगीरा, सारा रा रा रा। आदि गंगा माँ गोमती तट पे बसे ये सुंदर नगरी, ऋष जमदग्नि के धरती पे बरसे प्रेम के बदरी। दरअसल रविंद्र की न केवल सूरत भोजपुरी स्टार और बीजेपी नेता मनोज तिवारी से मिलती है, बल्कि इनकी आवाज और अंदाज भी हूबहू उन्हीं के जैसा है।
जमदग्नि की धरती पे बरसे प्रेम के बदरी ए माटी से नीक कुछ न है सन बुझाला ए माटी से नीक कुछ न है सन बुझाला ई जौनपुर हुजूर। हमसे सीनियर कलाकार हैं और हमसे पहले से भोजपुरी में उनका एक स्थान था और है भी। और जब मैं गायकी में आया तो ये सही है कि हमारा कोई गाने का उद्देश्य नहीं था। हम लोग गांव में रामलीला कीर्तन करते थे, लेकिन जब मैंने भोजपुरी को सुना, खास तौर से मनोज जी को सुना, तो धीरे धीरे मैं भी अपने मन में ये बनाया कि नहीं, मैं भी तो थोड़ा बहुत गा सकता हूँ। तो ये जरूर है, प्रेरणा तो हम लोगों ने, भोजपुरी के बहुत सारे लोगों ने प्रेरणा ली है मनोज जी। शिक्षा बाबे जोड़ई हाई अधिकारिन के जिला, बड़की बड़की मुरई मिले खरबूजा रसीला। रविंद्र की इसी अदा के चलते जहां जौनपुर में उनके हजारों फैंस हैं, तो वहीं अब उनके ऑनलाइन फॉलोअर्स की तादाद भी अच्छी खासी हो चुकी है। आए दिन अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर उनके गाने रिलीज होते रहते हैं। खरबूजा रसीला। नहीं, अच्छा लगता है कि जब कोई कहता है कि आप मनोज जी जैसा दिखते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जो मुझे नहीं जान रहा है, मैं मंच पे चढ़ता हूँ तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उस समय का ड्रेसअप वगैरह सब रहता है, तो लोगों को लगता है मनोज तिवारी है क्या। भीगे सब नेता गजब रंग बरसे, भीगे सब नेता गजब रंग बरसे, मोदी योगी शाह जी उड़ावे रंग भगवा, उड़ावे रंग भगवा, उड़ावे रंग भगवा, भागे विपक्षी के हुआवे न लगवा, आवे न लगवा, हो आवे न लगवा, मोदी योगी शाह जी उड़ावे रंग भगवा, भागे विपक्षी के हुआवे न लगवा। ओटिए खिसा की जाई, ओटिए खिसा की जाई, खाली यही डर से, भीगे सब नेता गजब रंग बरसे, भीगे सब नेता गजब रंग बरसे, भीगे सब नेता गजब रंग बरसे। यूं तो होली का त्योहार नजदीक है, लेकिन रविंद्र पर होली से पहले जौनपुर के चुनावी माहौल का रंग चढ़ चुका है। भीजे सब नेता गजब रंग बरसे। प्रियंका घूम घूम के भैया के प्रचार करे, प्रियंका घूम घूम के भैया के प्रचार, बहुमत बहु मिले ना भाई, कबले रही कुंवार, तबोली सारा रा रा रा, कबीरा सारा रा रा रा। भीजे सब नेता गजब रंग बरसे, दरअसल जौनपुर में 7वें चरण में चुनाव होना है, सो इन दिनों रविंद्र ज्योति फागुन के रंगों से सियासत के राग का मेल कराने में जुटे हैं। अरे गौशाला में गाय पाल के योगी जी परेशान, गौशाला में गाय पाल के योगी जी परेशान, चढ़ गए फसल साढ़ न बांधे, बागी भये किसान, तबोला सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। मोदी योगी शाह जी उड़ावे रंग भगवा, चाहे प्रियंका हो, सीएम योगी हो या फिर समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव, जौनपुर वाले मनोज तिवारी के फाग राग से सब सराबोर हो रहे हैं। पक्षी के हुआ वह न लगा, 100 सीटन के लालच दे के भइल भतीजा काल, 100 सीटन के लालच दे के भइल भतीजा काल, अडवाणी जी बन गए घर में चच्चा शिवपाल, तबोली सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। ओटिए खिसक जाई, ओटिए खिसक जाई। जौनपुर से अनंत भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। गजब रंग बरसे।
वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे किस तरह से वोटिंग बढ़ाने के लिए पुलिस का जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।